फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बच्चों, ये कॉस्ट हम अपने स्कूल डेज से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कॉस्ट मतलब किसी चीज़ की एक्सपेंस, किसी चीज़ की वैल्यू जिसको हम बनाते हैं। जैसे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अब हम उस कॉस्ट को कवर करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। बच्चों, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हम कोई भी रिसोर्स लें, चाहे वो मॉनिटरी रिसोर्स हो या सर्विसेज हो या कुछ भी हो, हमें हर चीज़ की एक कॉस्ट देनी पड़ती है। सिमिलरली, जब एक बिजनेस में एक कंपनी फंड्स रेज करती है, उन फंड्स की कंपनी को कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मिस्टर एक्स ने बैंक से लोन लिया ₹1 लाख का एट द रेट ऑफ 10%। अब ये जो उसने लोन लिया एट द रेट ऑफ 10%, इसका क्या मतलब है? ये मिस्टर एक्स के लिए कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फंड्स। सो मिस्टर एक्स को 10% के हिसाब से पर ईयर कितना पे करना पड़ेगा? 1 लाख का 10%, दैट इज 10,000 रुपीज। सिमिलरली, हम अगर एक कंपनी की बात करें तो कंपनी में जब फंड्स रेज करती है, हमने पहले डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में जब हमने बात की थी फाइनेंसिंग डिसीजन की, जिसमें हमने कहा था सोर्स ऑफ फंड्स एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो जब कंपनी भी फंड्स बोरो कर रही है, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे टाटा हो, चाहे विप्रो हो, ये कंपनीज भी जब फंड्स रेज करती हैं, या तो वो बोरोड फंड्स होते हैं या फिर वो शेयर होल्डर्स के फंड्स होते हैं। ठीक है। सो अब हम बात कर रहे हैं व्हाट एग्जैक्टली इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमने मिस्टर एक्स का एग्जांपल लिया जिसने फंड्स बोरो किए कितने? 10% पे। इसका मतलब ये जो 10% है, 10%, ये इसकी कॉस्ट ऑफ फंड्स है। सो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? बच्चों, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम, कम से कम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो एक बिजनेस को, एक कंपनी को अर्न करना ही करना पड़ेगा अगर उसको अपना बिजनेस को सस्टेन करना है, अगर उसे जीवित रहना है। सो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम एक्स की बात करें, सो अगर मिस्टर एक्स 10% से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं तभी वो बिजनेस में सस्टेन कर पाएंगे। इसका मतलब मिस्टर एक्स के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कितनी है? वो है 10%। सिमिलरली बच्चों, इस मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को हम बोलते हैं आपका कट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। जिस तरह आपके कॉलेजेस में रिजल्ट्स में कट ऑफ लिस्ट निकलती है एडमिशन्स के टाइम कि मिनिमम 95% वाले बच्चे को एडमिशन मिलेगा, सिमिलरली इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी बेटा आप कहते हैं कट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। सो ये था हमारा बेसिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इन टर्म्स ऑफ इट्स वेरियस सोर्सेस। बच्चों, हम किस किस फंड्स की, कौन कौन से फंड्स की कॉस्ट की बात करेंगे? बच्चों, हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट। डेट मतलब डिबेंचर्स और डिबेंचर्स मतलब बोरोड फंड्स, राइट? बोरोड फंड्स। हम बात करेंगे बेटा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, और हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स।
और आपको याद होगा मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब हम कॉस्ट ऑफ डेट बोलते हैं या डिवेंचर्स, उसको डिनोट करते हैं KD से। जब हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलते हैं उसको डिनोट करते हैं KP से। जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं उसको डिनोट करते हैं KE से। और जब हम कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं बच्चों, उसको डिनोट करते हैं KR से। तो हमारे ये 4 कंपोनेंट्स हैं जिनकी अब हम बात करेंगे। डिवेंचर्स की क्या कॉस्ट पड़ती है कंपनी को, प्रेफरेंस शेयर्स की क्या कॉस्ट पड़ती है, इक्विटी की क्या कॉस्ट पड़ती है और रिटेन्ड अर्निंग्स की। एक बार जब हम इनकी पूरी कॉस्ट निकाल लेंगे उसके बाद हम करेंगे हमारा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम आएगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और बच्चों ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप आइडेंटिफाई करेंगे KO। इसको हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। आइए, कॉस्ट ऑफ डेट या कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। सबसे पहली बात आपको ये समझनी ज़रूरी है कि कंपनी डिवेंचर्स डेट्स से पैसा रेज क्यों करती है। बच्चों कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है डिवेंचर्स पे, उस पे कंपनी को टैक्स का बेनिफिट मिलता है। पहली बात मॉनेटरी एस्पेक्ट क्या है, कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट पे टैक्स का बेनिफिट मिलता है। और दूसरा, व्हेन अ कंपनी इज बोरोइंग थ्रू डेट, उसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इंक्रीज नहीं होते हैं, तो क्या बच जाता है, क्या होता है, डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल नहीं होता। मतलब कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स जो कंपनी को ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनका नंबर इंक्रीज नहीं होता, उनका नंबर कांस्टेंट रहता है, जिससे उनका कंट्रोल भी फिक्स रहता है, तो कंट्रोल में कमी नहीं आती है। अब कॉस्ट ऑफ डेट में बच्चों हम बात करेंगे रिडीमेबल डिवेंचर्स एंड दूसरा बेटा इररिडीमेबल डिवेंचर्स। तो आप कहेंगे सर इन दोनों में फर्क क्या होता है। बच्चे जो डिवेंचर आपके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिडीम कर दिए जाते हैं, रिडीम का मतलब होता है पे बैक। जो डिवेंचर कंपनी कुछ समय के बाद आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड से कंपनी ने डिवेंचर्स इशू किए फॉर 8 years 10 years, सो 10 years के बाद कंपनी जब डिवेंचर होल्डर को उसका पैसा वापस करेगी, they will be termed as redeemable debentures. Irredeemable which are not redeemable, मतलब वो डिवेंचर्स जो कंपनी के साथ रहेंगे till the company is in existence, जब तक कंपनी जीवित रहेगी, which means irredeemable में आपकी लाइफ डिवेंचर्स की नहीं होगी। अब जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। बच्चों आपको सीधा देखना है, अगर वहाँ पे लिखा हुआ है debentures will be redeemable after 5 years or 10 years or 8 years, then in that case they are redeemable। अगर उनकी लाइफ के बारे में नहीं दिया हुआ है तो उनको बोलेंगे हम irredeemable debentures। अब बच्चों हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ redeemable debentures से। आइए, पहले मैं आपको बता दूं इसका फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको बताया था KD मतलब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर्स। आइए, KD हम किसकी कैलकुलेट करने लगे हैं, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर्स। नाउ KD, बच्चों KD का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ब्रैकेट 1 - T प्लस
आर वी माइनस बी ओ अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस बी ओ अपॉन, और जब ये आंसर कैलकुलेट कर लें उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से टू गेट दी परसेंटेज, राइट। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने कुछ ज़्यादा ही नाम लिख दिए, इसका मीनिंग क्या है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट अमाउंट पर डिबेंचर, इंटरेस्ट अमाउंट पर डिबेंचर, एक डिबेंचर पे कितना इंटरेस्ट पे करना है। जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, तो आपका 10/100 into 100 दैट इज ₹10, ये हो जाएगा इंटरेस्ट पर डिबेंचर, ठीक है। टी मैंने आपको बताया था, टी आपका जो है वो आपका क्या है? टैक्स रेट। आपको मैंने बताया था जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं उस पे आपको टैक्स की छूट मिलती है। सो टी इज द टैक्स रेट। अगर आपको दिया टैक्स रेट इज 50% तो आप क्या लिखेंगे? 0.50। अगर लिखा टैक्स रेट इज 40% तो क्या लिखेंगे? 0.40। उसके बाद बच्चों आता है आरवी। बच्चों ये आरवी क्या है? आरवी को बोलते हैं बेटा रिडीमेबल वैल्यू। अब व्हाट इज दिस रिडीमेबल वैल्यू? रिडीमेबल वैल्यू का मतलब होता है बच्चे, जब कंपनी आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड डिबेंचर होल्डर्स का पैसा वापस देगी तो वो कितना पैसा पर डिबेंचर वापस देगी। रिडीमेबल वैल्यू जनरली हमारे दो टाइप्स में आती है, या तो रिडीमेबल एट पार या रिडीमेबल एट प्रीमियम। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या और डिस्काउंट कहाँ है? मैं आपको बता दूं, पहले हम पार की बात करते हैं। पार का मतलब होता है ओरिजिनल वैल्यू, मतलब एक डिबेंचर अगर 100 का है तो कंपनी डिबेंचर लोग कितना वापस करेगी? 100 रुपीज़ पर डिबेंचर। प्रीमियम पे रिडीम कर रही है तो वो करेगी मोर देन 100 रुपीज़ पर डिबेंचर। अब आप खुद सोचो कि मैंने डिस्काउंट क्यों नहीं लिखा। क्या ऐसा हो सकता है आपने किसी को 1 लाख रुपए का लोन दिया हो, 1 लाख रुपीज़ का, एंड आफ्टर 1 ईयर ही कम्स टू यू एंड से आप मेरे से 90,000 ले लो, मुझे 10,000 का लोन में डिस्काउंट दे दो? एब्सोल्युटली नो। सो इसीलिए प्रैक्टिकली रिडम्पशन एट डिस्काउंट नहीं होता है। तो सपोज वो कहते हैं कि हमारा जो फेस वैल्यू या पार वैल्यू है 100 रुपीज़, ठीक है, और रिडम्पशन है एट प्रीमियम ऑफ 10%, प्रीमियम ऑफ 10%। तो इसका मतलब रिडीमेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? आपको पता है रिडीमेबल वैल्यू आरवी हो जाएगी 100 रुपीज़ उसका ओरिजिनल वैल्यू प्लस 100 रुपीज़ का 10%, दैट इज 100 प्लस 10 इक्वल्स 110। सो बच्चों ये आपकी निकल के आएगी रिडीमेबल वैल्यू। सो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। इंटरेस्ट अमाउंट पर डिबेंचर, अगर 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है तो 10% 10 रुपीज़। और आप याद रखिए अगर आपको पेपर में एग्जाम में नहीं दे रखा डिबेंचर की फेस वैल्यू तो जनरली हम डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 मानते हैं। टी इज़ द टैक्स रेट, अगर 40% है तो 0.4, 50 है तो 0.5 एंड सो। रिडीमेबल वैल्यू कितना रिडम्पशन पे कंपनी वापस देगी पैसा किसको? डिबेंचर होल्डर। इट कैन बी एट पार, इट कैन बी एट प्रीमियम। पार मतलब जितना डिबेंचर का पैसा था स्टार्टिंग से उतना ही वापस दे दिया, और प्रीमियम मतलब 100 से ज़्यादा। अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट टर्म आई बच्चों हमारे पास बीओ। इसको ध्यान से समझना, इसको ध्यान से सो बच्चों हम बात कर रहे थे बीओ की। बीओ का क्या मतलब होता है? बीओ का मतलब होता है बेटा नेट
proceeds per debenture or amount received per debenture at the time of issue. सो बीओ का मतलब है जब कंपनी, जैसे आज कंपनी ने डिबेंचर इशू किया तो उसको पर डिबेंचर कंपनी को कितना पैसा रिसीव हो, ठीक है। अब या तो ये डायरेक्ट दिया होगा आपके क्वेश्चन में, कैसे कि नेट प्रोसीड्स पर डिबेंचर इज से ₹95, ₹90 और सो, आप सीधा बीओ पुट कर देंगे। बट अगर ना दिया हो स्ट्रेट अवे तो बीओ कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए वो समझते हैं। बच्चों बीओ को निकालने के लिए हमारे पास क्या होगी, एफ वी मतलब फेस वैल्यू, प्लस अगर हमने डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू किया है तो वो हमारे लिए एज अ कंपनी कैश इनफ्लो होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रीमियम ऑन इशू, ठीक है। लेकिन अदरवाइज अगर डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो डिस्काउंट हमारे को इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस डिस्काउंट ऑन इशू। सो एक बार देखते हैं, फेस वैल्यू एक डिवेंचर की प्लस प्रीमियम ऑन इशू, प्रीमियम कंपनी के लिए फायदा इनफ्लो, माइनस डिस्काउंट ऑन इशू और माइनस एक और चीज, क्या वो क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, उसको बोलते हैं बेटा इशू एक्सपेंसेस। इशू एक्सपेंसेस को एग्जाम में वो बोलता है फ्लोटेशन कॉस्ट। अभी फ्लोटेशन कॉस्ट क्या, जैसे आपने ब्रोकर्स को, अंडरराइटर्स को कोई एक्सपेंस किया है तो उनको कमीशन दी है, अंडरराइटिंग चार्जेस दिए हैं, ब्रोकरेज दिया है, दे आर टर्म्ड एज इशू एक्सपेंसेस और फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, कंपनी ने होल्डिंग्स प्लेस करवाई एट द टाइम ऑफ इशू, तो उसका मतलब क्या हुआ, दे आर टर्म्ड एज इशू एक्सपेंसेस। और एक चीज और याद रखना, अगर एग्जाम में आपके पास फ्लोटेशन कॉस्ट या इशू एक्सपेंसेस परसेंटेज पे है, किसमें है, परसेंटेज में, ऑलवेज कैलकुलेट द सेम ऑन दी फेस वैल्यू पर डिबेंचर। सपोज फेस वैल्यू है ₹100 और क्वेश्चन में कहता है एग्जामिनर, पेपर सेटर कहता है फ्लोटेशन कॉस्ट या इशू एक्सपेंसेस 5%, तो आप क्या करेंगे, ₹100 का 5% कैलकुलेट करेंगे विच इज ₹5। तो याद रखेंगे बीओ मीन्स नेट प्रोसीड्स पर डिबेंचर और अमाउंट रिसीव पर डिबेंचर एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। बीओ अगर डायरेक्टली दी हुई है वेरी गुड, नहीं दी हुई है तो कैलकुलेट करने को कह सकता है, कहेगा फेस वैल्यू प्लस अगर डिबेंचर आपने किस पे इशू किया, प्रीमियम पे, तो प्रीमियम ऐड हो जाएगा, और अगर डिस्काउंट पे इशू किया तो डिस्काउंट लेस हो जाएगा, और अगर आपने कोई इशू एक्सपेंसेस या फ्लोटेशन कॉस्ट खर्च करी है वो आपकी उसमें से माइनस हो जाएगी। तो बच्चों हमारे इस फॉर्मूले की सारी डिस्कशन कंप्लीट होती है और इसके बाद हम एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू सो मच, विल कंटिन्यू विद द एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स।